सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ये हमारा जैसा कि कोड है इग्नू का थर्ड ईयर का, तो इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। तो ये हमारा कोड, जैसे मैं आपको बता दूं, शासन मुद्दे और चुनौतियां और BPAG 172 ये कोड है थर्ड ईयर का। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने कवर कर रहे थे, तो उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम अपनी क्लासेस को कवर कर रहे हैं। इसके फर्स्ट जो है सेशन को हम, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर पर्टिकुलर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा सेशन। तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन में, हितधारक शब्द से आप क्या समझते हैं? हितधारक, पहली बात तो हित का मतलब होता है दूसरे के बारे में सोचना। कहने का मतलब है कि दूसरे का फेवर करना ही हितधारक कहलाता है। यानी कि दूसरे का फेवर करना वो हित कहलाता है। और धारक का मतलब होता है कि दूसरे के वित्त या फिर दूसरे के बातों को रखकर कानून बनाना या फिर व्यवस्थाओं का निर्माण करना, उसी को हितधारक कहा जाता है। जैसे कि राजनीति के अनुसार बात की जाए तो सरकार लोगों के अनुसार कानून बनाती है, यानी कि लोगों के फेवर में बनाती है, लोगों के भलाई के लिए बनाती है। इसी को हम हितधारक बोलते हैं। अब सरल रूप में देखा जाए तो आज के टाइम पे हमारे व्यापक जीवन में, यानी कि फैले हुए जीवन में, इसके व्यवस्थाओं का स्वरूप देखा जाए तो हमारी जितनी भी हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी यानी कि बोल सकते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन है, उसके अंतर्गत हम देखें तो आज हमारी जो सोच है अवधारणा के रूप में बदलती हुई है। तो सभी लोगों के हित के लिए, सभी लोगों के बराबर अधिकारों के लिए वर्णन करना या फिर उसके अनुसार कार्य करना या फिर सभी के हितों के बारे में रक्षा करना, ये काफी हद तक मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं भारत में, तो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। उन्हीं के बारे में कानून का निर्माण करना बहुत ही बड़ा कठिन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हितधारक शब्द का मतलब ही क्या होता है कि सभी के हित के अनुसार कार्य करना। उदाहरण के तौर पे राम मंदिर बनाया जा रहा था, तो मुस्लिम लोग, लीग जो था, उनके विरोधी थे। तो यही है कि मतलब कुछ भी कानून बनाया जाए तो उसके विरोधी और उसके हित भी होते हैं। ठीक है, अब हितधारक का मतलब होता है जो नकारात्मक प्रभाव ना पड़ने दे, और सकारात्मकता का मतलब होता है कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी। तो सरकार के जो भी निर्णय होते हैं आवश्यक तौर पे सभी के हित के लिए होने चाहिए, सभी के अवस्थाओं के, और सभी के आसान पूर्वक, जो सभी उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वहन कर सके। जीवन का निर्वहन का मतलब होता है जीवन जी सके। अगर सरल रूप में देखा जाए तो जैसा कि मैंने हितधारक का मतलब ही बता दिया कि दूसरे का फेवर करना, दूसरे के बातों का सम्मान करना, दूसरे के बारे में बातचीत करना, दूसरे के बारे में फिक्र करना। अगर बात की जाए तो लगभग 70% निवासी जो है पूर्णवास के रूप में, पूर्णिमा के अंतर्गत अगर देखा जाए, जिस तरीके से पूर्णिमा होती है, पूर्णवासी होता है, जो आधा चांद निकलता है या फिर बोल सकते हो चांद छिप जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर बात कर लेते हैं तो कानून का जो निर्माण किया जाता है, जो शासन चलाया जाता है, वो शासन आधे लोगों के लिए फायदेमंद होता है और आधे लोगों के लिए, मतलब बोल सकते हो कि विरोधी या फिर विपक्षी के रूप में कार्य रहता है। अगर हम स्कूल की ही बात कर लेते हैं, एक स्कूल में देखते हैं कक्षा की बात कर लेते हैं, तो एक कक्षा में एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो टॉपर होता है। टॉपर स्टूडेंट को सभी मतलब अच्छे नहीं बोलते या फिर उनसे जेलियस फील करते हैं। तो उस स्थिति में क्या है, मतलब सबका अपना अपना हित है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट उसके फेवर में रहते हैं तो वो हितधारक कहलाते हैं। अगर हितधारक जैसे की बात कर लेते हैं, जैसे बजट पास करना। बजट जानते हो क्या होता है कि इस साल को कितने रुपए किस चीज पे खर्च किया जाएगा, उसी को बजट बोला जाता है। इस साल कितने टैक्स किस वस्तु पे लगा जाएगा, इसका उसे बजट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सरल लैंग्वेज में बोले तो आज हमारे संसाधन होते हैं या फिर रिसोर्सेज होते हैं, या फिर कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी भी मान लेते हैं। चलो टेक्नोलॉजी मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि जो टेक्नोलॉजी है हमारे हित के लिए है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसानदायक जानते क्या है?
सबसे बड़ा नुकसानदायक जानते हो क्या है? इस टेक्नोलॉजी से ना इंसान का जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन है, वो सीमित हो चुका है। पहले हम कुछ भी चीज़ों को याद करते थे, लेकिन आज हम फ़ोन के सहारे उस चीज़ को याद नहीं करते। बहुत से आपने देखा होगा कि हमारे घर के परिवार के नंबर तक याद नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई हम तो फ़ोन में सेव कर रखे हैं, तो भाई नंबर याद करने की ज़रूरत क्या है? तो यानी जो जो टेक्नोलॉजी आपको सुविधा प्रदान करता है, उस टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है। तो उसी अवस्था को हम हितधारक के रूप में देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सरकार के रूप में हितधारक। भाई सरकार अपने अनुसार काम करता है। बहुत से लोग जानते हैं मोदी जी के खिलाफ होते हैं, बहुत से लोग मोदी जी के भी मतलब साथ होते हैं, तो उन्हें हितधारक बोलते हैं। यानी कि हितधारक का मतलब होता है जो स्थानीय सरकार है, जो सरकार कार्य कर रही है, उस सरकार के हम बोल सकते हैं कि पक्ष में रहते हैं, पक्ष यानी कि फेवर में रहते हैं, उसी को हितधारक कहते हैं, जो हमारे फायदे के बारे में सोचता है। ठीक है? जैसे विधायिका हो गई या फिर विधानमंडल हो गया, विधानसभा हो गया, तो इन सब के जितने भी आपके मंत्री होते हैं, वो किसके लिए हितधारक होते हैं? वो अपने संविधान के लिए होते हैं। वो संविधान के अनुसार काम करते हैं। ठीक है? यहाँ ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गैर लाभकारी क्षेत्र। भाई गैर लाभकारी क्षेत्र ये वह क्षेत्र होते हैं जो आपके सभी प्रकार के लाभ प्रदान नहीं करते। कुछ समुदाय को लाभ प्रदान करते हैं, कुछ समुदाय को सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है? तो इनमें भी आपके हित छुपे होते हैं। ये भी आपके देखे जाते हैं कुछ वर्गों के लिए फायदेमंद होते हैं, इसलिए इन्हें भी हितधारक के रूप में देखा जाता है। अब आ जाते हैं व्यवसाय। व्यवसाय की बात की जाए तो एक मिथक का मतलब क्या होता है? झूठ। एक झूठ ये भी देखा जाए कि अलग-अलग व्यवसाय क्षेत्र में, अलग-अलग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, अलग-अलग ग्राहकों को अपने अनुसार यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक में जाते हो, किसी बैंक अकाउंटेंट के साथ आपकी मित्रता हो जाती है, तो आप जब भी बैंक में जाते हो, तो वो आपका काम तुरंत कर देता है। मानते हो इस बात को? उसी को हितधारक बोला जाता है। यानी कि जब हम दूसरे का पक्ष लेते हैं, दूसरे के बारे में फ़िक्र करते हैं, दूसरे के बारे में कार्य करके आगे बढ़ने का काम करते हैं, उसी को हम हितधारक के रूप में जानते हैं। ठीक है? अब इनके नेताओं के रूप में देखा जाए हितधारक, जो कि बोर्डरूम के रूप बोल सकते हैं कि जैसे एक बोर्डरूम के निर्माण निर्णयों के अनुसार, नाम है भाई विद्वान का, ये विद्वान का नाम है बोर्डरूम। ठीक है? तो इनके अनुसार देखा जाए तो हितधारक एक महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का स्वरूप है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सभी मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार अपना जिस तरीके से जीवन का निर्वहन करते हैं या फिर पालन करते हैं, उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि उनके हित के लिए भी सोचना सरकार का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र दायित्व है। सरकार लोगों के फायदे, लोगों के हाल बोल सकते हैं लाभ के लिए सोचती है या फिर उनके हित के लिए ही कार्य करती है। इसी को हम हितधारक के रूप में देखते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो हितधारक शब्द से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट शासन की अवधारणा और महत्व को समझाइए। कॉरपोरेट का मतलब होता है प्राइवेट। कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात कर ली जाए तो ये ऐसी अवधारणा है जो हमारे प्रशासनिक ढांचा को मजबूत करता है। प्रशासनिक का मतलब होता है जो प्रशासन चलाना है, यानी कि प्रशासन का मतलब राजनीति हो गया, या फिर बोल सकते हो कि आपका कानून व्यवस्था हो गया, या फिर लोगों का हित के लिए कार्य करना, ये प्रशासन कहलाता है। जो एक नीतिबद्ध के अनुसार चले, यानी कि एक नियम के अनुसार चले, वो हमारा प्रशासन कहलाता है। अगर हम प्रशासन की अवधारणा की बात कर ली जाए तो जो आपका कॉरपोरेट है वो सर्वोत्तम अवस्थाओं में आपका एक ऐसा ढांचा है जो हमारा व्यावसायिक इकाई को मजबूत करने का काम करता है। आपको पता है कॉरपोरेट यानी कि बोल सकते हैं कि एक होता है जॉब करने वाला और एक होता है बिजनेसमैन। दोनों के पास सबसे ज्यादा किसके पास पैसा होता है? बिजनेसमैन के पास पैसा होता है, देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जॉब। तो जो कॉरपोरेट होता है ना, वो जॉब के अनुसार ना होकर बिजनेस के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिलता है। कॉरपोरेट जो होता है वो बिजनेस के एंगल में ही देखा जाता है। इसीलिए अगर बात कर ली जाए तो व्यवसायिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट शब्द है या फिर शासन है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट जो शासन है वो आवश्यकता अनुसार ही अपने आप को कार्यभार संभालता है या फिर कार्य व्यवस्था को
थोपता है या अपने ऊपर लाता है। अगर कॉरपोरेट शासन की बात कर लीजिए, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर के रूप में देख सकते हैं या फिर प्राइवेट शासन के रूप में देख सकते हैं, तो आज हमारे व्यवसाय के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो जिस तरीके से आपके बोल सकते हैं मुकेश अंबानी, आपके बोल सकते हो नीता अंबानी, अनिल अंबानी, ये क्या है, एक बोल सकते हो कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था मजबूत करने का इनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश व्यवस्था को मजबूती करने में इनका बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। ठीक है, अगर हम इनके रूप में ही बात कर ली जाए तो हमारी इनकॉर्पोरेट शासन के व्यवस्थाओं का नियंत्रण और निर्देशित करने की अवस्था में देखा जाए तो कॉर्पोरेट शासन जो है, ये शब्द कैथरूल के रूप शब्द से आपका निकल कर आया है। कैथरूल वुल है जो इस शब्द से निकलकर कॉर्पोरेट आया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अर्थ है कि कंपनी अपने व्यवसाय को इस तरह से प्रभावित करे जो सबके लिए जवाबदेही और बोल सकते हो कि जिम्मेदार हो। यानी कि कॉर्पोरेट जानते हो, आपने देखा होगा आपने कॉर्पोरेट कंपनी की बात की जाए तो देखो एक उस स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। एक कॉर्पोरेट स्कूल हो गया जिसे हम प्राइवेट स्कूल बोलते हैं कॉर्पोरेट को, ठीक है, और एक होता है गवर्नमेंट स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल का टीचर क्या है भाई, पढ़ाए बच्चों का या ना पढ़ाए उसकी मन की मर्जी हो रहती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भाई रिपोर्ट देना पड़ता है कि हाँ हमने इतना मतलब पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ाया था, सब चीज़ देना पड़ता है ना। तो इसीलिए कॉर्पोरेट शासन वह शासन है जो पूर्ण रूप से इसमें व्यावसायिक व्यवस्था और बोल सकते हैं कि सभी को जवाबदेही होता है, और इसके बोल सकते हो जवाबदेह और बोल सकते हो इसकी जिम्मेदारियां होती है, उस जिम्मेदारियों को इसका पूर्ण करना ही एकमात्र दायित्व होता है या फिर लक्ष्य होता है। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो कॉर्पोरेट शब्द जो है वो हमारे बोल सकते हैं निगम और निर्देशक मंडल के हित के लिए जवाबदेही होता है, यानी कि सभी लोगों के लिए जवाबदेही होता है कॉर्पोरेट शासन। अगर कॉर्पोरेट सिस्टम की बात करूँ तो आज मुख्य रूप से यह सिस्टम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फैलता जा रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट शासन को आज प्रायोरिटी दिया जा रहा है। कॉर्पोरेट शासन जिसमें आपका देखा जाता है कि अगर कार्य ना करने पर लोगों को या फिर बोल सकते हो व्यक्तियों को निष्कासित कर दिया जाता है। निष्कासित का मतलब होता है निकाल दिया जाता है या फिर बोल सकते हो जॉब से रिजाइन दे दिया जाता है। ठीक है, जिसके तहत यहाँ पर मजबूरन काम करना ही एकमात्र बोल सकते हैं अंतिम निर्णय बन जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेट शासन में आपकी जो कंपनियां हैं वो आपके बोल सकते हैं कि प्रबंधन और निर्देशक के अनुसार आपके बोल सकते हैं कि शेयर धारक यानी कि शेयर जो मार्केट होता है कॉर्पोरेट शासन में इनका जो महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो कॉर्पोरेट प्रशासन जो है वो हमारे प्रदर्शन का एक मुख्य यानी कि मुख्य योगदान बनता है, जो हमारे देश और हमारे देश के विकास, समाज के विकास और समाज के वर्गों के हित के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा और भी देख लेते हैं। हाँ, तो विश्व बैंक के अनुसार भी देखा जाए तो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है ना, वो क्या होता है, हमारे देश को मजबूत करना और हमारे समाज को मजबूती प्रदान करता है। उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, सभी के लिए कार्य करना। और कॉरपोरेट शासन में जो देखा जाए इसमें मालिक स्थिर नहीं होता, इसमें मालिक बदलता रहता है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि जैसे सरकारी स्कूल का जो एक टीचर होता है, भाई एक बार उसकी जॉब लग गई 60 साल के लिए वो उसी में जॉब करता रहता है। प्रमोशन करवा ले अपनी अलग बात है, लेकिन उसे अब कोई हटा नहीं सकता जल्दी। ठीक है, गवर्नमेंट ही हटा सकती है, अन्यथा कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल में भाई, प्राइवेट स्कूल का जो भी है प्रिंसिपल हो गया, मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, या फिर जिसका स्कूल है वो हटा सकता है, बंदा कभी भी हटा सकता है, किसी को भी लेके आ सकता है। तो कॉर्पोरेट कंपनियों में क्या होता है कि कार्य करना पड़ता है, मजबूरन कार्य करना पड़ता है। कॉर्पोरेट शासन में जो है आपको लोगों के हित के लिए कार्य करना पड़ता है, नहीं तो उसके बाद देखा जाए तो आपका देखने को मिलता है कि कॉर्पोरेट शासन में जो है वहाँ पे लोगों को हटा दिया जाता है और फिर परिवर्तन कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं कॉर्पोरेट शासन होते हैं, वो आपका पूर्ण रूप से अपने कार्य को करने में हमेशा बाधित होता है, मजबूर होता है कि मुझे ये नहीं, ये कार्य मिल गया ना तो अब मुझे ये कार्य करना है। ठीक है, तो ये था आपका कॉर्पोरेट शासन की अवधारणा या फिर महत्व। और कॉर्पोरेट शासन की महत्व की बात की जाए तो इसमें यह देखने को मिलता है कि देश को सबसे ज़्यादा मजबूती और आर्थिक स्थितियों में मजबूत करने का जो श्रेय जाता है या फिर जो बोल सकते हो कि क्रेडिट जाता है, वो आपका कॉर्पोरेट शासन को ही जाता है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आज के सेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? हम जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये आपका इग्नू का थर्ड ईयर कोड है। इग्नू का थर्ड ईयर का कोड है BPAG 172, BPAG 172। ठीक है, तो हम इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने प्रीवियस क्लास में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कवर करके अपने एग्जाम को बेस्ट मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। तो उसका लिंक में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके पर्टिकुलर चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज के सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जवाबदेही के विभिन्न उपकरणों का वर्णन कीजिए। यानी कि जवाबदेही विभिन्न उपकरण, उपकरण का मतलब होता है कि सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और जवाबदेही का मतलब होता है किसी के प्रति हमें बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि बोल सकते हो कि हमें किसी को मतलब जवाब देना पड़ता है, लाइक डेट कि कुछ भी किया कि हाँ हमने इतना रिपोर्ट कंप्लीट कर लिया, इतने फाइल्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो उसी को हम जवाबदेही बोलते हैं जब उसके बारे में हमें अपने हेड को बताना पड़ता है या फिर हेड को उसके बारे में अवगत कराना पड़ता है। तो हमारा आंसर की बात की जाए तो जवाबदेही से मतलब हमारा तात्पर्य है कि चुनावी राजनीति के अंतर्गत देखा जाए तो सुनिश्चित करने की बात ये आती है कि अधिकारियों को द्वारा जो कार्यवाही की जाती है उसको सामने वाले व्यक्ति या फिर सामने वाले अधिकारिक जो मेन अधिकारिक है उसको जवाब देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लेते हैं कि एक बॉस होता है, एक एम्प्लॉय होता है। बॉस एम्प्लॉय को काम दे देता है, तो फिर लेकिन एम्प्लॉय काम करता है, उसके बाद बॉस को वो सूचना करता है कि हाँ सर मैंने इतना काम कंप्लीट किया, मेरा प्रेजेंटेशन जो है इस तरीके से रहा। तो ये क्या है? जवाबदेही। तो अगर हम जवाबदेही की बात कर ली जाए तो किसी भी सरकार में अगर घोषणा की बात की जाए या फिर जवाबदेही की बात की जाए तो हमारे अलग अलग परिस्थितियों में बेहतर तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे जो शासन व्यवस्था है अगर जवाबदेही बनते हैं तो उस अवस्था में हमारी जो शासन है वो बेहतर बन पाता है। अगर कोई भी राजनेता अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेही रहता है या फिर अपने शासन के प्रति जवाबदेही रहता है तो उस परिस्थिति में जो शासन है वो क्या होता है? निरंकुश नहीं होता। निरंकुश का मतलब होता है अपने अनुसार काम नहीं करता। पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की जो शासन व्यवस्था है वो नागरिकों के प्रति जवाबदेही नहीं है। लेकिन अगर यही बात हम भारत की बात कर लेते हैं तो भारत के प्रति हमारा जो समाज है या फिर बोल सकते हो जो हमारा राजनीतिक दल है वो जवाबदेही बनता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आपके पीएम मोदी जो हैं वो आपके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर किसी भी फैसले पर बात की जाए तो पीएम मोदी को जवाब देना पड़ता है कि इस तरीके का कानून, इस तरीके का बिल पास किया जा रहा है या फिर पास किया जाएगा। उसी को हम जवाबदेही के रूप में देखते हैं। और जवाबदेही का मतलब होता है कि नागरिकों के द्वारा पूछा गया सवाल का जवाब देना। ठीक है, और सरकार में सबसे ज़्यादा ये एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार होता है जो सभी नागरिक अपने सरकार या फिर सरकार में चल रहा जो पार्टी उम्मीदवार है उसके प्रति अपना जवाब पूछता है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो गैर कानूनी और लाभकारी संगठन है, यानी कि बात कर लेते हैं, आपने भी देखा होगा कि भ्रष्ट नेता पाए जाते हैं। अब भ्रष्ट नेता कैसे हो जाते हैं भाई? हम उनसे कुछ जवाब पूछते ही नहीं है कि भाई आपने बिल कितना पास किया, बिल पास किया तो कितना कहीं कहाँ खर्च हुआ, तो जिसके कारण क्या है भाई वो भ्रष्टाचार बन रहे हैं, वो पैसे को मतलब ब्लैक मनी की तरह लूट रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम जवाबदेही के रूप में देखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? एलिना क्लियर है? ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सरकार और प्रशासन नौकरशाहों और बोल सकते हो कि जो हमारा नौकरी पे करने वाला एक बोल सकते हैं एम्प्लॉय है या फिर नागरिक है वो भी अपने बोल सकते हैं मालिक के प्रति जवाबदेही होता है। उसे भी अपने मालिक के प्रति जवाब देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे हम इस तरीके से भी कुछ देख सकते हैं कि एक उस स्कूल में आपका प्रिंसिपल होता है, दूसरे तरफ आपके अध्यापक होते हैं। अध्यापकों को
सारे कक्षा के बोल सकते हो व्यवस्थाओं का जवाब है प्रिंसिपल को देना पड़ता था। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि जवाबदेही का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इन अधिकारों के कारण ही हम अपने आप में बोल सकते हैं कि एक ऐसे नागरिक, एक ऐसे समाज की स्थापना कर चुके हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर सरकार निरंकुश नहीं हो पाता, या फिर सरकार निरंकुश भावना से होने से हिचकिचाने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर अपने हर एक व्यवस्था में बात की जाए तो सरकार को अपने नागरिकों के प्रति जवाब देना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जवाबदेही सरकार जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जवाबदेही सरकार जो होता है सूचना की स्वतंत्रता रखता है कि भाई जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, सभी को स्वतंत्र रूप से बताया जाए कि भाई ये कानून लागू होने वाला था। अब मान लो कि सूचना की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, यानी कि फ्रीडम हो भाई, सूचना पे फ्रीडम हो, इंफॉर्मेशन पे फ्रीडम हो। अब कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन ऐसा ना हो जो सीक्रेटली हो, सभी को पता होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन के बारे में, तो उसी को हम फ्रीडमाइज कहते हैं। ठीक है, उसी के बारे में सबका पता होना चाहिए, तो इसी को हम सूचना की स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। जिसके अंतर्गत हम अगर बात कर लेते हैं तो हमारे लोकतंत्र देश में जो है ये अत्यधिक मजबूती रूप में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे सरकार में ईमानदारी, ठीक है, और कार्यों के प्रति दस्तावेज का रिकॉर्ड दायर करना, दस्तावेज तैयार करना, सामग्री व्यवस्था का निर्माण करना, प्रिंट आउट या फिर डिस्क या फिर फ्लोपी टेप या फिर वीडियो, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने आप में एक सबूत की तरफ रख लेते हैं। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आ जाता है जन सुनवाई। जन सुनवाई का मतलब होता है जनता के द्वारा किया गया सुनवाई। ठीक है, यानी कि जनता के बीच किया गया मतलब डिबेट। अब जैसे सरपंच को जानते हो, सरपंच क्या होता है? गांव में आप लोग देखते होंगे कि पंचायती होता है ना, गांव में निर्णय वाला लेने वाला व्यक्ति फिल्मों में देखा होगा, पंचायत होता है ना। हाँ, तो उसी को लोगों के द्वारा इकट्ठे करके हम उसी को जन सुनवाई कहते हैं। यानी कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में इकट्ठा करके हम उनके बीच जो भी फैसला होता है उनके सामने उनकी बातों को रखते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उसी को हम जन सुनवाई कहते हैं। यानी कि जनता के बीच किया गया वाद विवाद, किया गया बातचीत, उसी को हम जन सुनवाई कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है नागरिक घोषणा पत्र। नागरिक घोषणा पत्र की बात की जाए तो नागरिक के द्वारा जिस तरीके से घोषणा पत्र लागू किया जाता है वो हमारे सेवाएं हो गया, हमारे संगठन हो गया, हमारे सूचना हो गया, हमारे प्रशंसा हो गया, हमारा सेवाओं का व्यवस्था हो गया, इन सभी के प्रति हमारा नागरिक घोषणा पत्र कहलाता है, जिसे हम नागरिकों को घोषणा पत्र जारी करके उनके बारे में बताते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि अब कंप्लीट होता है। क्वेश्चन पे एक बार नजर डाल लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा था, जवाबदेही के विभिन्न उपकरणों की वर्णन करें। तो हमने सूचना की स्वतंत्रता कर लिया, जन सुनवाई कर लिया, नागरिक घोषणा पत्र कर लिया, तो ये आपका उपकरण थे। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो हमारे अनुच्छेद 4 मतलब अनुच्छेद भाग 3 में दिया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कि हमारे अनुच्छेद 12 से लेके वो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 35 तक चलता है। यानी कि आर्टिकल 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों की स्थिति देखने को मिलती है। अगर हम बात कर लेते हैं हमारे इन मौलिक अधिकारों की स्थितियों के रूप में, हमारे स्वतंत्रता या फिर लोगों की व्यवस्था, तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं आज के टाइम पे, तो मौलिक अधिकार आज हमारे टाइम में, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके तहत हम इन मौलिक अधिकारों के रूप में देखा जाए तो हम इन अधिकारों का प्रयोग करके ही अपने जीवन को बेहतर जीवन में जीने में सक्षम बन पाए हैं। ठीक है, और सरल रूप में बात करो
तो मौलिक अधिकार महज एक ऐसी स्थिति है जो हमारे जीवन को और सरल बनाने और तथा विकास प्रदान करने, जिस तरीके से सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक व्यवस्था का अधिकार और आपके बोल सकते हैं जितने भी हमारे 6 प्रकार के अधिकार हैं, उन अधिकारों के रूप में हम अपने अनुच्छेद के अनुसार अपने जीवन का बेहतर निवारण करते हैं या फिर बेहतर तरीके से जीवन को बिताने का कार्य करते हैं। ठीक है? तो ये हमारा एक और क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम बेस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। नागरिक चार्टर व्यवस्था या फिर अधिनियम के रूप में देखें तो नागरिक चार्टर से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देगा, नागरिक चार्टर से आपका क्या तात्पर्य है या फिर आप क्या समझते हैं, नागरिक चार्टर क्या होता है, कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो हम बात कर लेते हैं नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर जिसे हम नागरिक घोषणा पत्र के रूप में जानते हैं, यानी कि नागरिक के अधिकार, यानी कि कौन-कौन से नागरिक के अधिकार हैं, इन सभी के बारे में बताना, इस सभी के दस्तावेज बताना, जिसका उद्देश्य क्या है, सभी नागरिकों को किस तरीके से अपने जीवन में कर्तव्य मिला है और नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने बोल सकते हैं समाज और बोल सकते हैं राजनीति पार्टी के राजनेता के द्वारा उसका क्या है वो जवाबदेही ले सकता है या फिर जवाब ले सकता है। वास्तव में एक स्वस्थ लोकतंत्र देश वही जो है जहाँ पर सभी प्रकार के नागरिक को अधिकार प्रदान है। उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो भारत में सभी नागरिकों को अपने अपने ज़रूरतों के अनुसार अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अगर इसी अधिकार की बात की जाए तो हम पाकिस्तान में ले लेते हैं, तो पाकिस्तान में जिस तरीके से सैन्य शासन व्यवस्था के कारण लोगों को नागरिकता अधिकार भी है वंचित रखा गया है। तो नागरिक घोषणा पत्र के अनुसार जन सेवा से संबंधित या फिर विभागों के रूप में देखा जाए तो नागरिक चार्टर अधिनियम के रूप में हमारे समाज में अन्य स्थान पे देखा जाए और घोषणा पत्र की देखा जाए तो ये घोषणा पत्र नागरिक को रियल दस्तावेज प्रदान करता है कि उस समाज में उसका क्या दायित्व है, समाज में उसके अधिकार किस तरीके से प्रदान किया गया है, वो समाज के बोल सकते हैं राजनीति व्यवस्था से किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, समाज के सत्ताधार व्यवस्था के रूप में जनता किस तरीके से अपने फायदे और नुकसान को जान सकती है। इस तरीके की बातों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है जिसे नागरिक चार्टर व्यवस्था के रूप में देखा गया है। नागरिक चार्टर का मतलब ही है कि जनता के बातों को स्पष्टता रूप से बताना तथा जनता के प्रशासन व्यवस्था के रूप में बताना ही एकमात्र लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि 1991 में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि ब्रिटेन में सबसे पहले तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे जॉन मेजर ने नागरिक अधिकार प्रदान किया, यानी कि नागरिकों को सबका अधिकार प्रदान है, इस चीज को नागरिक अधिकार जॉन मेजर के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, जिसमें नागरिक को किस तरीके का अधिकार है, कौन कौन से नागरिक को किस तरीके का अधिकार दिया गया है, इन सभी बातों का जिक्र नागरिक चार्टर के रूप में किया गया है, यानी कि नागरिक चार्टर उल्लेख्य के रूप में किया गया है। क्लियर है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इस आंसर का हम सार यानी कि बोल सकते हैं कि समरी देखें तो नागरिक चार्टर का मतलब ही होता है जो नागरिक है या फिर जनता है उनको किस तरीके का अधिकार दिया गया है, वो कौन कौन से अधिकार अपना उपयोग कर सकते हैं, इस सभी का जो लिखा जोखा है यानी कि रिटर्न वे में जो है नागरिक चार्टर के उल्लेख द्वारा किया गया है कि नागरिकों को समाज में रहने के लिए कौन कौन से राइट्स, अधिकार मतलब होता है राइट्स दिए गए हैं और उन राइट्स का प्रयोग कैसे वो करके अपने जीवन को बेहतर तथा बेटर और डेवलपमेंट बना सकता है या फिर डेवलप्ड कर सकता है, उसी को नागरिक चार्टर के रूप में देखा गया है। क्लियर हो गया अब? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।